हेलो एवरीवन, आई एम आयुष। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के बारे में जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर सेरिब्रल पाल्सी है ना, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं सीपी के पेशेंट ऐसा करके बोलते हैं ना। सेरिब्रल पाल्सी एक मतलब पढ़ते हैं उसके बारे में कि क्या होता है, कैसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है। ठीक है, वो मेजर होता है एक टाइप का जो मतलब बच्चों में पाया जाता है ना। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, पोस्ट नेटल भी हो सकता है। तो सारी चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में। तो शुरू करते हैं हम सेरिब्रल पाल्सी से। सेरिब्रल पाल्सी सीपी बोलते हैं जिसको, इज अ परमानेंट लाइफ लॉन्ग ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, डेट अफेक्ट्स मूवमेंट, मसल टोन, बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक है, ये क्या है, सीपी क्या है, सीपी इज अ परमानेंट लाइफ लॉन्ग, मतलब ये ट्रीटेबल नहीं होता, परमानेंट लाइफ लॉन्ग रहता है। ग्रुप ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स का ग्रुप है सीपी, सेरेब्रल पाल्सी। सेरिब्रल मतलब ब्रेन, पाल्सी मतलब पैरालिसिस वगैरह। ठीक है, इससे थोड़ा रिलेट करना आप। डेट अफेक्ट्स मूवमेंट, मसल टोन, हमारी मूवमेंट को अफेक्ट करता है, हमारी मसल टोन को अफेक्ट करता है, बैलेंस को अफेक्ट करता है, ठीक है, जैसे कि अटैक्सिक सीपी होता है, एंड पोस्चर, हमारे पोस्चर को भी अफेक्ट करता है। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड। ठीक है, ये बहुत मोस्ट कॉमन मोटर डिसेबिलिटी है चाइल्डहुड में, कोज्ड बाय एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट और डैमेज टू डेवलपिंग ब्रेन। कि ये ब्रेन की कोई जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल हो गई है ना, किसी कोजिस से, वो सब पढ़ेंगे कोजिस क्या क्या हो सकते हैं। या फिर कोई डेवलपिंग ब्रेन मतलब पोस्ट नेटल की डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद कोई इंजरी हो जाए ब्रेन पे, है ना, कोई इन्फेक्शन हो जाए, वो सारी चीज आती हैं इसके अंदर। टिपिकली बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, मतलब कि या तो बर्थ से पहले, या फिर बर्थ मतलब डिलीवरी के टाइम पे ड्यूरिंग, और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, या फिर जन्म के बाद, बर्थ के बाद। ठीक है, अब इसके टाइप्स ऑफ सीपी पढ़ते हैं। कुछ सीपी के टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ सीपी। फर्स्ट आता है इसमें स्पास्टिक सीपी। स्पास्टिक सीपी मोस्ट कॉमन, अप्रोक्स 80%। ठीक है, ये स्पास्टिक सीपी जो है बहुत मतलब मोस्ट कॉमन सीपी होता है हमारा, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ टोटल सीपीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, करेक्टराइज बाय स्टिफ टाइट मसल्स एंड जर्की अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स। ठीक है, ये कैसे करेक्टराइज है कि स्टिफ हो जाएंगी, टाइट मसल्स हो जाएंगी हमारी, एंड जर्की कंट्रोल्ड मूवमेंट, बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, मतलब कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट। कोई भी हम मूवमेंट करेंगे तो वो बड़ी जर्की होएगी, बहुत अनकंट्रोल्ड सी रहेगी। क्योंकि हमने मतलब अपने मसल्स पे से मोटर वो हम खो दिया, या फिर वो चीज़ स्टिफनेस है, या फिर टाइट मसल्स हो चुकी है ना, इसलिए इसका नाम भी देखो स्पास्टिक है, कि स्पाज्म हो जाता है मसल्स में। डेट अफेक्ट्स मोबिलिटी, उससे क्या होगा, हमारी मोबिलिटी पे अफेक्ट आएगा, एंड कोऑर्डिनेशन, हमारा कोऑर्डिनेशन में अफेक्ट आएगा, कि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं कर पाएंगे। डिस्काइनेटिक सीपी, सेकंड टाइप क्या है, डिस्काइनेटिक सीपी। इन्वॉल्व्ड अनकंट्रोल्ड स्लो ब्रीदिंग और जर्की मूवमेंट्स। ठीक है, इन्वॉल्व्ड अनकंट्रोल्ड स्लो ब्रीदिंग और जर्की मूवमेंट्स डेट कैन मेक सिटिंग वॉकिंग डिफिकल्ट। ठीक है, अब देखो मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड या फिर स्लो मूवमेंट हो जाती है, या फिर जर्की मूवमेंट हो जाती हैं। और ब्रीदिंग का मतलब क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रीदिंग रेफर टू स्लो कंटिन्यूअस एंड इनवॉलेंट्री ट्विस्टिंग मूवमेंट्स। ठीक है, ब्रीदिंग का क्या मतलब हुआ कि कोई स्लो मूवमेंट हो रही है, कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रही है, इन्वॉल्विंग ट्विस्टिंग मूवमेंट डेट ओपन रिजेंबल अ स्नेक या फिर वॉर्म की तरह। ठीक है, जैसे कि ऐसे ऐसे हो रही है, हाथ कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं हम, तो ऐसे 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 हो रहा है, दिख रहा है आपको मेरा हाथ, है ना, जूम करके देख लो, तो ऐसे ऐसे होता है, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग मूवमेंट। ठीक है, ये हमें कहाँ देखने मिलती है, डिस्काइनेटिक सीपी के अंदर। अब होता क्यों है, ड्यू टू डैमेज टू द बेसल गैंग्लिया। डिस्काइनेटिक सीपी में क्या होता है, हमारे बेसल गैंग्लिया जो होता है ना, उसमें डैमेज हो जाता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया, है ना। थर्ड आता है हमारा अटैक्सिक सीपी।
ये क्या बहुत रेयर है, कोज्ड बाय डैमेज टू द सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम में डैमेज होएगा तो हमें क्या हो सकता है, अटैक्सिक सीपी हो सकता है, ठीक है, बेबी को, लीडिंग टू प्रॉब्लम्स विद बैलेंस। अब सेरिबेलम में दिक्कत है तो हमें बैलेंस में दिक्कत आएगी, है ना, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी, कोऑर्डिनेटेड वे में हम वर्क नहीं कर पाएंगे, एंड प्रिसाइज मूवमेंट्स, और कोई भी प्रिसाइज मूवमेंट कर रहे हैं हम, कोई ग्लास पकड़ रहे हैं या स्पून कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं, है ना, तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, कोऑर्डिनेटेड वे में हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा क्या फैक्ट है, क्या डैमेज है, सेरिबेलम, ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है रिजल्टिंग इन अनस्टेडी वॉकिंग एंड पुअर कोऑर्डिनेशन। अब क्या रिजल्ट आता है इसमें कि अनस्टेडी वॉकिंग, है ना, कि बैलेंस ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो अनस्टेडी वॉकिंग है, मतलब इधर उधर लड़खड़ा के चल रहे हैं, एंड पुअर कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है इसमें, अटैक्सिक सीपी में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स्ड सीपी। It is a form of CP where an individual exhibits symptoms of more than one type of cerebral palsy, ठीक है, often combining spastic, dyskinetic and ataxic features, ठीक है। मिक्स सीपी के अंदर क्या होएगा, ये सारी मतलब जितने भी हमने टाइप्स पढ़े थे ना, हमने ऊपर अटैक्सिक वाला या जो भी हमने पढ़े थे, अटैक्सिक सीपी हो गया, स्पास्टिक सीपी हो गया, डिस्काइनेटिक सीपी हो गया, इस सब का मतलब एक टाइप से मिक्स सीपी नाम ही इसलिए कि ये सारी चीज उसके अंदर पाई जाती है मिक्स सीपी के अंदर, ठीक है। ये रहा, इंडिविजुअल एग्जिबिट सिम्टम्स ऑफ मोर देन वन टाइप्स, एक से ज्यादा टाइप हो तो उसको मिक्स सीपी कहते हैं, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी में ऑफन कंबाइनिंग स्पास्टिक, डिस्काइनेटिक एंड अटैक्सिक फीचर्स, ये सब फीचर होते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स सीपी, ठीक है। अब इसके कोजेज एंड रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। पहला प्री टर्म बेबी एंड लो बर्थ वेट, ठीक है, कि प्री टर्म बेबी मतलब बेबी टाइम से मतलब 9 मंथ का होता है ना टाइम पीरियड, तो उससे पहले ही हो गया, 7 मंथ में हो गया, 8 मंथ में हो गया, तो उसमें देखने को मिल सकता है। या फिर लो बेबी बर्थ वेट, ठीक है, अगर बेबी का बर्थ के टाइम पे वेट जो है बहुत कम है, उसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्रेन हेमरेज, अगर प्री टर्म में है तो उसमें क्या होगा, ब्रेन हेमरेज का होने का रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। और प्रीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, प्रीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया क्या होता है, सॉफ्टनिंग और डेथ ऑफ वाइट मैटर इन द ब्रेन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन, ठीक है, जो वाइट मैटर होता है उसकी सॉफ्टनिंग या फिर डेथ होना ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर ब्लड सप्लाई की वजह से, ये सब चीज़ हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कोज क्या है, मैटरनल इन्फेक्शंस, कि कोई मदर के थ्रू इन्फेक्शन जा रहा है, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रुबेला, साइटोमेगेलोवायरस, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, जाइका वायरस, ठीक है, ये सब एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो ब्रेन को हार्म कर सकते हैं, मतलब जो मदर के थ्रू जाए, इसलिए हम बोलते हैं इसको मैटरनल इन्फेक्शंस, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रेन डेवलपमेंट, कि कोई जेनेटिक फैक्टर है, मतलब कोई पेरेंट्स में भी ऐसी कुछ चीज़ है या फिर कोई ऐसा जीन्स है ना, तो उसके थ्रू भी ये सब हो सकता है। फेटल स्ट्रोक, मतलब फेटल मतलब कि फीटस में कोई स्ट्रोक हो जाए वहीं। डिस्टर्बटेड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, मतलब कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाए, जैसे हमने ऊपर भी बताया था अभी कि ब्लड सप्लाई की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर पीरियड में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए। पोस्टनेटल ब्रेन इंजरी इंक्लूडिंग ट्रोमा, इन्फेक्शंस और स्ट्रोक्स इन इन्फेंट्स, ठीक है। पोस्टनेटल ब्रेन इंजरी मतलब कि डिलीवरी के बाद वाली, इंक्लूडिंग ट्रोमा, कोई ट्रोमा हो गया उसको, है ना, कि बेबी गिर गया हाथ से और वहाँ पे चोट वोट लग गई, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया उसे, और स्ट्रोक्स इन कोई स्ट्रोक हो गया कि मतलब ब्लड सप्लाई वगैरह कट गई ब्रेन तक की, तो वहाँ पे हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है और हमें सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। ये थे इसके कोजेस कुछ। अब हम पढ़ते हैं इसके कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स। पहला आता है मूवमेंट इशू, स्पास्टिसिटी, ठीक है, स्पास्टिसिटी आ जाएगी, ट्रेमर, ऐसे 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 मूवमेंट होएगा। स्लो ब्रीदिंग मूवमेंट जो मैंने बताया था, थोड़ा स्नेक जैसे होता है ना, मतलब रेंगता सा है, इस टाइप से कुछ।
मोशंस, ठीक है, ब्रीदिंग मोशंस, अनस्टेडी गेट, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो उसका जो मतलब एम्बुलेशन होएगा, मतलब जैसे चलता है वो तो बहुत अनस्टेडीली चलेगा, ठीक है। और यूज ऑफ ओनली वन साइड ऑफ द बेबी बॉडी, ठीक है, और वो एक साइड ऑफ बॉडी को यूज करेगा, है ना। ये वाला स्विंग भी हो सकता है हमारा मूवमेंट इश्यूज के अंदर, कि एक साइड का बॉडी को यूज ही नहीं कर रहा वो, मतलब लेफ्ट साइड यूज नहीं कर रहा है और राइट साइड यूज कर रहा है। अगर राइट साइड यूज नहीं कर रहा तो लेफ्ट साइड यूज कर रहा है, एक साइड का यूज करता है। नेक्स्ट कॉमन साइंस में आता है हमारा फाइन मोटर डिफिकल्टीज, ठीक है, जैसे कि ट्रबल विद ग्रास्पिंग, पकड़ने में कुछ दिक्कत हो, जैसे बोतल या कुछ भी, बटनिंग, कुछ बटन लगा रहा है तो उसमें कुछ दिक्कत होती है। और फीडिंग, मतलब चम्मच से मतलब कुछ खा नहीं पाएगा या फिर वैसे भी नहीं खा पाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, और मतलब बड़ी जर्की मूवमेंट होती है। उसके बाद स्पीच एंड स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग मतलब कुछ निगलना, गटकना, या फिर स्पीच बोलने में क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है, उसमें है डिसार्थरिया, ठीक है। डिसार्थरिया में क्या होता है, वीकनेस और इम्पेयर्ड कंट्रोल ऑफ स्पीच मसल, ठीक है, वीकेंस और मतलब कंट्रोल खो जाता है हमारा बोलने वाली स्पीच मसल्स का, तो उसको हम बोलते हैं डिसार्थरिया। नेक्स्ट होता है डिलेड स्पीच ड्रूलिंग, ठीक है, एक तो डिलेड स्पीच की मतलब कुछ हमने मतलब करा तो उसके बहुत टाइम बाद बोल रहे हैं, है ना, या बोलने में बहुत टाइम लग रहा है। ड्रूलिंग मतलब ऐसे माउथ से कुछ मतलब ऐसे सलाइवा बहना, है ना। एंड डिफिकल्टी च्यूइंग, चबाने में बहुत दिक्कत आना क्योंकि वो भी मसल्स कराती है ना। और फिर स्वेलिंग में भी हमारे दिक्कत आ सकती है। अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या आएगा, विजन और हियरिंग प्रॉब्लम्स, हमें मतलब विजन प्रॉब्लम्स आएंगे कि कुछ देखने में दिक्कत हो रही है, या फिर हियरिंग प्रॉब्लम्स, सीजर्स मतलब दोहरे, कोग्निटिव डिले मतलब कुछ सोचने में बहुत टाइम लग रहा है, या ब्लैडर और बोवल इश्यूज में आ सकते हैं ना हमारे। नेक्स्ट आता हमारा कॉमन साइंस में फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। मसल कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं क्योंकि स्पास्टिक रहती है मसल, तो मसल में कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं। स्कोलियोसिस हो सकता है, मतलब कि स्पाइनल डिस्कर्वेचर, है ना। हिप डिसलोकेशन कंजेनाइटली, कि उसका मतलब डेवलपमेंट ही ऐसा हुआ है कि मतलब ब्रेन में दिक्कत आ गई, तो ये सारी सी डेवलपमेंटल इश्यूज भी आ सकते हैं हमें फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। लो बोन डेंसिटी, बोन की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस देखते हैं। यूजुअली डायग्नोस्ड बिटवीन 18 मंथ टू 2 ईयर, ठीक है, 18 महीने से या फिर 18 महीने या फिर 2 साल में इसका डायग्नोसिस करते हैं। बेसिकली बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, अभी बताऊंगा क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू या फिर इमेजिंग के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, ठीक है, डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग ऑफ माइलस्टोन्स लाइक सिटिंग, क्रॉलिंग एंड वॉकिंग। डेवलपमेंटल माइलस्टोन देखो ऐसा होता है कि जैसे कहता है ना कि बेबी है, उसको 6 महीने के अंदर बैठना सीख लेना चाहिए, या फिर 3 महीने या 4 महीने में अपनी गर्दन सीधी रखनी सीख लेनी चाहिए। तो एक टाइप के माइलस्टोन्स हुए हैं कि अब क्रॉलिंग करनी चाहिए इतने महीने में। तो अगर वो बेबी उस मंथ पीरियड में वो नहीं कर पाता, मतलब ऐसे कि हाँ थोड़ा डिले चल रहा है, 1-2 से नहीं मगर बहुत सारी चीज़ों में डिले दिख रहा है माइलस्टोन में, तो हमें ये होता है कि हाँ इसमें कुछ मतलब ब्रेन इशू हो सकता है ना, तो वहाँ से डायग्नोसिस हो सकती है इसकी। दूसरा न्यूरोलॉजिकल एग्जाम, असेसिंग रिफ्लेक्सेस, उसके रिफ्लेक्सेस को असेस करना, है ना। मसल टोन चेक करना, कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन देखना कि क्या कोऑर्डिनेटेड वे में वो कर पा रहा है, खेल पा रहा है, कोई कुछ भी ब्रेन एक्टिविटी, या फिर पोस्चर देखना उसका। थर्ड आता हमारा इमेजिंग, MRI और क्रेनियल अल्ट्रासाउंड फॉर स्ट्रक्चरल ब्रेन एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। MRI या फिर क्रेनियल अल्ट्रासाउंड करा के हम उसके ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है या फिर एबनॉर्मलिटी है ना, तो उसको हम चेक कर सकते हैं इमेजिंग के थ्रू। ECG और जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है,
इफ सीजर्स और हेरिडेटरी कंडीशंस आर सस्पेक्टेड, तो EEG, ECG नहीं, EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहते हैं EEG को, ठीक है। और जेनेटिक टेस्टिंग ये हम करा सकते हैं अगर उसमें सीजर दिखे या हेरिडेटरी कंडीशंस ऐसी हो कि हाँ मतलब पेरेंट्स आई हुई है ना, आर सस्पेक्टेड। अब इसका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट देखते हैं सेरेब्रल पाल्सी का। देयर इज नो क्योर फॉर CP, मतलब CP के लिए कोई क्योर नहीं है, ये ट्रीटेबल नहीं होता। बट ट्रीटमेंट इम्प्रूव मोबिलिटी, बट ट्रीटमेंट से हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो दे सकते हैं ना, तो उसकी मोबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, इन ट्रीट कर सकते हैं, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस, ठीक है। जैसे कि थेरेपीज, फर्स्ट आता हमारा थेरेपीज, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी टू एनहेंस मस्कुलर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। फिजिकल थेरेपी का यूज कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, जिससे क्या होगा, हम स्पीच थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा मसल एनहेंस होएगी, मसल कंट्रोल या फिर कम्युनिकेशन हमारा एनहेंस होएगा स्पीच थेरेपी से। दूसरा आता है हमारा मेडिकेशंस, क्या हम यूज कर सकते हैं? मेडिकेशंस में आएगा हमारा मसल्स रिलैक्सेंट, ठीक है, मसल क्योंकि स्पास्टिक है तो हमें मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं मेडिसिन में, जैसे कि बैक्लोफेन, डायजेपम। एंटी सीजर मेडिकेशंस दे सकते हैं कि जैसे सीजर आ रहे हैं तो, और बोtulinum टॉक्सिन फॉर स्पास्टिसिटी, ठीक है, स्पास्टिसिटी में ये दे सकते हैं। सेकंड आता है हमारा असिस्टिव डिवाइसेस, ठीक है, जैसे कि ब्रेस, वॉकर्स एंड कम्युनिकेशंस टूल्स टू इम्प्रूव फंक्शंस। अब मैं ब्रेस असिस्टिव डिवाइसेस दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखो, ये भी एक टाइप का असिस्टिव डिवाइसेस है, क्योंकि ये इसकी नेक को सपोर्ट कर रहा है ना, और ये चेयर पे है, तो ये भी एक टाइप से असिस्टिव डिवाइस है। ये वाला देखो, इसमें एक वॉकर है CP के लिए, है ना। इसे मतलब पहले हम ट्रेन करते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऐसे चलने के लिए बेबी को, तो वो वाली चीज़ है कि ये सब असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं। अब आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा सपोर्टिव केयर, जैसे कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट, की न्यूट्रिशन मतलब अच्छा रहना चाहिए बेबी का, मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड सोशल एजुकेशनल असिस्टेंस, कि उन्हें सोशल या फिर एजुकेशनल असिस्टेंट मिलती रहे। ये सब इसका मतलब ट्रीटमेंट के अंदर आ जाएगा। अब देखते हैं इसका प्रोग्नोसिस एंड लिविंग विद CP, कि प्रोग्नोसिस कैसा होएगा, या फिर CP के साथ बेबी कैसे कैसे डेवलप करता है ना, और कैसे कैसे रहता है, तो वही सही चीज़ देखेंगे। माइल्ड टू मॉडरेट CP, लिव इंडिपेंडेंटली, परस्यू करियर, ठीक है। अगर कोई माइल्ड से मॉडरेट CP है कि इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो उसमें क्या कर सकता है कि इंडिपेंडेंटली लिव कर सकता है खुद पे, मतलब किसी पे निर्भर ना रह के बेबी धीरे धीरे डेवलप करेगा, अपने करियर में परस्यू कर सकता है, ठीक है, परस्यू करियर्स। दूसरा आता है हमारा सीवियर केसेस। अगर सीवियर केसेस है तो क्या होगा, मे रिक्वायर लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, उसको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि वो फिर दूसरे पे डिपेंड रहेगा, अपना वर्क नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया ना सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। अब देखते हैं प्रिवेंशन एंड रिस्क रिडक्शन, ठीक है, मतलब क्या बच कैसे सकते हैं, रिस्क रिडक्शन कम कैसे कर सकते हैं ना CP से, क्योंकि क्योरेबल तो है नहीं, तो प्रिवेंशन ही काम आ सकता है। वाइल CP कैन नॉट ऑलवेज बी प्रिवेंटेड, कि ये हमेशा ऐसे प्रिवेंट नहीं कर सकते कि हाँ अगर होने वाला है तो हम उससे बच सकते हैं, नहीं। द रिस्क मिनिमाइजिंग थ्रू, बट हम इसके रिस्क को कम कर सकते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट मैटरनल इन्फेक्शन, जो हमने पढ़ा था कोजेज में कि मैटरनल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, तो हम वैक्सीन दे सकते हैं, वैक्सीनेशन करा सकते हैं, जिससे कि हमारा मैटरनल इन्फेक्शन ना हो, जैसे कि रुबेला का वैक्सीनेशन दे दिया। फिर आता है पेरेंटल केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ मैटरनल हेल्थ, ठीक है। मैटरनल मतलब जो उसकी मदर है उसको मतलब हेल्थ अच्छी रखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, तो वो वाली चीज़ है कि पेरेंटल केयर। अवॉइडिंग एल्कोहल, टबैको एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अल्कोहल या फिर टबैको या हार्मफुल सब्सटेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड में हमें अवॉइड करना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे भी बहुत सारे हमें बेबी पे बैड इफेक्ट्स पड़ सकते हैं।
प्रिवेंट इंजरी इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन थ्रू सेफ एनवायरनमेंट एंड सुपरविजन। कि बेबी का जब मतलब पोस्ट नेटल में डिलीवरी के बाद बेबी का हम केयर कर सकते हैं कि उसे सुपरविजन में रखें, मतलब देखभाल अच्छे से करें कि उसे कोई ज़्यादा चोट ना लगे, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक कोर्स पढ़ा था पोस्ट नेटल इंजरी में, है ना, कि कोई ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए, बेबी गिर विर जाए, तो उससे हमारे ये सब चीज़ हो सकती है। फिर आता है मैग्नीशियम सल्फेट और कूलिंग थेरेपीज इन हाई रिस्क प्रीमैच्योर इन्फेंट्स टू प्रोटेक्ट ब्रेन। कोई प्रीमैच्योर वो है मतलब बेबी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और कूलिंग थेरेपीज का यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट ब्रेन फंक्शन। उस बेबी का जो प्रीमैच्योर मतलब टाइम से पहले डिलीवर हो गया है, तो उसमें हम ब्रेन फंक्शन को वो कर सकें, बचा सकें। तो ये था इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर और कोई डाउट हो आपको मन में तो पूछ सकते हो सीपी के बारे में, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, या कोई आपको स्पेशल टॉपिक चाहिए हो अपना, उसके लिए तो आप बता सकते हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।